फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल कनेक्ट गुरु। आज हम फिजिक्स का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और फिजिक्स के अंदर हम क्लास डिस्कस करेंगे भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। जितनी भी भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटी का जो कंसेप्ट है वो फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्लास रहेगी। भौतिक राशियां क्या होती हैं? भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। पहली राशि कौन सी है? अदिश राशि। और दूसरी कौन सी है? सदिश राशि। अदिश राशि को अंग्रेजी में कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि को अंग्रेजी में कहा जाता है। और वेक्टर क्वांटिटी किसको कहा जाता है? सदिश राशि को। सदिश राशि को वेक्टर क्वांटिटी और अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। दोबारा बता देता हूं, आज जो कंसेप्ट डिस्कस किया जा रहा है वो है भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी का कंसेप्ट है। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, रेलवे, लैब असिस्टेंट सभी एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्लास रहेगी और ये फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। अदिश राशि और सदिश राशि दो प्रकार की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। मैं बता देता हूं अदिश राशि का डेफिनेशन क्या होगा। अदिश राशि वो राशि होती है जिनका परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी वो भौतिक राशियां हैं जिनका परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होती। जिनका क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। परिमाण का मतलब होता है अंग्रेजी में मैग्नीट्यूड। परिमाण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मैग्नीट्यूड कहा जाता है। और ये जो क्लास है वो बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो परिमाण क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा और इसकी कोई दिशा नहीं होती। स्केलर क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। हमेशा स्केलर क्वांटिटी को किससे डिनोट किया जाता है? ऐसे। स्केलर क्वांटिटी को हमेशा किससे डिनोट किया जाता है? ऐसे। और वेक्टर क्वांटिटी को हमेशा किससे डिनोट किया जाता है? इस डायरेक्शन से। क्योंकि जो सदिश राशि है उसकी दिशा भी होती है और उसका परिमाण भी होता है। अदिश राशि है उसका सिर्फ परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो बात कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होगी? जिसके ऊपर एक ऐसा सिंबल मिलेगा, तीर का निशान मिलेगा, वो वेक्टर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी क्या होगी? जिसके ऊपर एक कैप होगी, ऐसी मतलब कैप का निशान होगा, वो कौन सी होगी? अदिश राशि होगी। आपको समझ में आया? अदिश, सदिश राशि। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की है, अदिश और सदिश राशि। अब हम बात करते हैं कुछ राशियां आपके सामने है फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, कुछ राशियां आपको दिखाई दे रही होगी। जैसे पहली राशि कौन सी है फिजिकल क्वांटिटी, वो देखिए ध्यान से। पहली कौन सी है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मैथमेटिक्स में भी आता है। तो क्षेत्रफल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एरिया। क्षेत्रफल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एरिया। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उनके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए और उनकी एसआई यूनिट एग्जाम में आती है बहुत बार। एसआई यूनिट क्या होती है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहा जाता है। इंटरनेशनल यूनिट होती है एसआई यूनिट। तो जो एरिया होता है उसको कहते हैं क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। और इसका जो क्या आएगा? यूनिट क्या आएगी? वर्ग मीटर। मीटर स्क्वायर क्या होगी? क्षेत्रफल की एसआई यूनिट होगी। लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल का क्या होगा? फॉर्मूला होगा। ये तो आसान है, इजी है। अब हम बात करते हैं चाल के बारे में। चाल क्या होती है? चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल को अंग्रेजी में कहते हैं स्पीड। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्पीड कहा जाता है चाल को। क्या कहा जाता है? स्पीड कहा जाता है अंग्रेजी में चाल को। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? दूरी बटे समय। स्पीड का फॉर्मूला होगा दूरी बटे समय। ये भी मैथमेटिक्स में आता है, ये फिजिक्स में भी रोल है इसका। तो बात करते हैं दूरी बटे समय। इसका जो फॉर्मूला है दूरी बटे समय, अंग्रेजी में बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक तो होता है दूरी, एक होता है विस्थापन। दोनों में अंतर है, ध्यान से देखिए। दूरी है उसको कहते हैं डिस्टेंस और दूसरा कौन सा है? विस्थापन। दूसरा कौन सा है? विस्थापन। ध्यान से देखिए, डिस्टेंस होती है वो एक अदिश राशि है और विस्थापन है वो कैसी राशि है? सदिश राशि है। आपको एग्जाम में इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएंगे। आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा इनमें से कौन सी अदिश राशि है। अगर आपको ऑप्शन में दे रखा है दूरी और अलग ऑप्शन हो गए, विस्थापन वगैरह हो गए और अलग हो गए, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? दूरी आएगा। दूरी अदिश राशि क्यों है? क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ परिमाण है, डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि दूरी कितनी, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर गया, कहां से गया उसका इनिशियल पॉइंट तो नहीं पता आपको, तो वो क्या एक प्रकार से अदिश राशि है। और सदिश राशि क्या होती है? विस्थापन सदिश राशि क्यों है? कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ था और उसको उठा के क्या कर दिया? यहाँ रख दिया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, नहीं हो गया? अगर किसी वस्तु को यहां से उठा के यहां रख दिया तो उसका विस्थापन हुआ या नहीं हुआ? तो वो कौन सी राशि होगी? क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट है, वो सदिश राशि हुई ना, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट भी पता है और वो किस डायरेक्शन में गया? इस डायरेक्शन में गया। किस डायरेक्शन में गया? इस डायरेक्शन में। अगर उठा के इस वस्तु को यहां रख दिया जाए तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा, इस दिशा में जाएगा। तो विस्थापन क्या होगी? सदिश राशि होगी। समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि विस्थापन है वो एक सदिश राशि है जिसकी डायरेक्शन है, और दूरी है वो एक अदिश राशि है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। हिंदी में बोलेंगे परिमाण और अंग्रेजी में होगा मैग्नीट्यूड होगा। आपको समझ में आ गया यहाँ तक? तो दूरी और विस्थापन के बारे में मैंने आपको बताया यहाँ तक।
स्पीड का फॉर्मूला क्या है? दूरी बटे समय। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? दूरी बटे समय। दूरी को किससे डिनोट करते हैं? मीटर से। दूरी का एसआई यूनिट क्या होगा? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है दूरी का एसआई मात्रक क्या है? दूरी की इंटरनेशनल यूनिट क्या होगी? मीटर। दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। और टाइम को किस में मापते हैं? सेकंड में। टाइम को किस में मापते हैं? सेकंड में। तो स्पीड का जो एसआई यूनिट क्या होगा? चाल का जो एसआई यूनिट होगी, चाल की जो एसआई मात्रक होगा वो क्या होगा? मीटर पर सेकंड। चाल का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया आपको? यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं चाल के बाद दूसरा जो हमारे पास जो पॉइंट है, वो पॉइंट कौन सा है? दूसरा जो पॉइंट है वो है वेग। कौन सा है? वेग। ध्यान से देखिए, वेग के बारे में पढ़ेंगे अभी। चाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वेग के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? वेग के बारे में बात करते हैं। तो वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। क्या फॉर्मूला होगा? विस्थापन बटे समय। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। विस्थापन का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विस्थापन का फॉर्मूला होता है। आपको समझ में आ गया? डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। दूरी और विस्थापन दोनों का ऐसा यूनिट क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। विस्थापन की ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि जो मीटर पर सेकंड है वो विस्थापन की क्या है? एसआई यूनिट है। मीटर पर सेकंड विस्थापन की एसआई यूनिट नहीं है, वेग की एसआई यूनिट। वेग को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वेग को वेलोसिटी, और चाल को क्या कहा जाता है? स्पीड कहा जाता है। चाल को क्या कहा जाता है? स्पीड कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा यहां तक? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला है? वेग का है, और इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। अब मैं आपको बताता हूं, अगर ये मीटर डिवाइड बाई सेकंड है, अगर इसको मल्टीप्लाई नहीं करते तो कैसे लिखा जाएगा? इसको ऐसे लिखा जाएगा, मीटर सेकंड इनवर्स। क्या लिखा जाएगा? कई बार एग्जाम में आपको ये नहीं मिलता मीटर पर सेकंड, ऐसे मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? मीटर सेकंड इनवर्स। ऐसे लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई में होगा तो ऐसे आएगा, और डिवाइड में होगा तो ऐसे आएगा। समझ में आ गया होगा आपको? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? ध्यान से देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें त्वरण। त्वरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। त्वरण को क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन कहा जाता है अंग्रेजी में। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट है। जिसको फिजिकल क्वांटिटी आता है उसको पूरा फिजिक्स समझ में आ जाएगा। पूरा जो भौतिकी विज्ञान है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन त्वरण के बारे में। तो त्वरण का फॉर्मूला होगा वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और डिवाइड बाई समय। त्वरण का फॉर्मूला होगा वेग में परिवर्तन डिवाइड बाई समय। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। क्या फॉर्मूला होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। किसका फॉर्मूला है? त्वरण का फॉर्मूला होगा। किसका फॉर्मूला होगा? त्वरण का फॉर्मूला होगा चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन डिवाइड बाई समय। तो वेलोसिटी का सेम जो यूनिट लगा दो यहाँ पे, तो वेग वेलोसिटी का यूनिट क्या आया था? मीटर पर सेकंड आया था, नहीं आया था? और समय एक टाइम और रह गया हमारे पास, तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोबारा बता देता हूं, वेग वेलोसिटी का जो क्या यूनिट आया था? मीटर पर सेकंड, और एक टाइम और रह गया हमारे पास, हमें तो वेग लिखा है हमने, तो एक समय और रह गया, तो क्या आ गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसकी यूनिट आ गई? त्वरण का जो ऐसा यूनिट है वो क्या निकल के आया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मीटर सेकंड इनवर्स माइनस 2। इनवर्स माइनस 2 ऐसे बोलेंगे, इनवर्स 2 बोलेंगे, माइनस 2 नहीं होता, इनवर्स 2 होता है। मीटर सेकंड इनवर्स 2। क्लियर होगी बातें? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कांसेप्ट की। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? ध्यान से देखिए। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने त्वरण के बाद में है घनत्व। क्या होता है? घनत्व, जिसको कहते हैं डेंसिटी अंग्रेजी में। घनत्व को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कितनी फिजिकल क्वांटिटी लिख रखी है आपके सामने? क्षेत्रफल हो गया, उसके बाद में चाल कर लिया आपने, वेग वेलोसिटी हो गया, त्वरण भी हो गया, घनत्व। घनत्व की बात करते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा, उसके बाद में नंबर 3, नंबर 4, और उसके बाद में 5 और 6, ऐसे और भी हैं फिजिकल क्वांटिटी है, सब इनके बारे में पढ़ रहे हैं ध्यान से। घनत्व, घनत्व को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डेंसिटी। इसका फॉर्मूला बताइए। इसका फॉर्मूला होगा मास अपॉन वॉल्यूम। ये क्लास है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं ऐसे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होगा मास अपॉन वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। द्रव्यमान बटे आयतन किसका फॉर्मूला है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? द्रव्यमान बटे आयतन। मास को कहते हैं अंग्रेजी में द्रव्यमान। घनत्व का फॉर्मूला ही द्रव्यमान डिवाइड बाय वॉल्यूम का क्या होगा? आयतन होगा। तो जो मास है, वेट है, अलग अलग चीजें आपको मैं बता देता हूं दोबारा से। मास और वेट में क्या डिफरेंस है? एक तो होता है द्रव्यमान और एक होता है भार। दोनों में फर्क क्या है? ध्यान से देखिए। एक होता है मास और एक होता है वेट। द्रव्यमान है और एक होता है भार। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है
मास होता है जो वस्तु जितनी मटेरियल से मिलके बनी है, चौक है, ये चौक जितनी मटेरियल से मिलके बना है वो उस वस्तु का क्या है, मास है, उस वस्तु का क्या है, द्रव्यमान है। और बार क्या होता है, वेट कहते हैं इसको अंग्रेजी में। वेट का मतलब होता है जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटी के हिसाब से रहेगा, जिस हिसाब से अगर कोई वस्तु का जो वेट है, मान लो 60 किलोग्राम मेरी बॉडी का वेट है, अगर मुझे चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो मेरा 1/6 ग्रेविटी काम करेगा। मून के ऊपर क्या होगा, 1/6 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 60 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट चंद्रमा पे जाएगा तो कितने किलोग्राम का हो जाएगा, 10 किलोग्राम का। तो वेट में तो क्या आ गया, चेंज आ गया, वेट में तो चेंज आ गया, लेकिन मास में कोई चेंज नहीं है, द्रव्यमान में किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। तो मास इज कांस्टेंट, एवरी पॉइंट, मास हमेशा क्या रहेगा, हर जगह कांस्टेंट रहेगा, मास में कोई बदलाव नहीं होगा। तो मास का मतलब होता है जो व्यक्ति जितनी मटेरियल से बनी है। कहने का मतलब मैं चंद्रमा पर जाऊंगा तो ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी का कोई भी पार्ट है वो ऐसे कहीं भी मतलब ऐसे खो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सेम का सेम रहूंगा। तो ये मेरी बॉडी का क्या है, मास है। मास वेट क्लियर हो गया। मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। और क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, घनत्व का, द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है, आयतन का जो यूनिट होता है, आयतन क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो उसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, घन मीटर। आयतन का क्या होता है, घन मीटर, मीटर क्यूब बोलते हैं। तो किलोग्राम घन मीटर किसका यूनिट आ गया, डेंसिटी का आ गया। किसका आ गया, किलोग्राम घन मीटर किसका आ गया, डेंसिटी का यूनिट क्या आया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किसका आया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी का क्या आ गया, फॉर्मूला यूनिट निकल के आ गया। किलोग्राम पर मीटर क्यूब को मल्टीप्लाई में कैसे, अगर इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, किलोग्राम मीटर इनवर्स 3। कैसे लिखेंगे, किलोग्राम मीटर इनवर्स 3, ऐसे इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। डेंसिटी का जो यूनिट होगा, बहुत बार एग्जाम में आता है डेंसिटी का जो ये यूनिट है। अब हम देखते हैं डेंसिटी के बाद में नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ये कांसेप्ट आ चुका है ऑलरेडी, क्लास आ चुकी है इसकी चैनल पे। विद्युत धारा का जो पूरा टोटली कांसेप्ट मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें आपको क्लास मिलेगा, उसकी क्लास आप जाके वहां से जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लो। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा के बाद में। वैसे जनरली आपको बताता हूं, विद्युत धारा का फार्मूला होता है I = Q/T। विद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है, I = Q/T। विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को, अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं विद्युत धारा को। और इसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा, किससे डिनोट करते हैं, I से। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का जो फार्मूला होता है वो होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज क्या होता है, क्यू का मतलब होता है आवेश। क्यू, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। और चार्ज को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। और टाइम को क्या कहते हैं, समय। आवेश बटे समय किसका फार्मूला है, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का फार्मूला है। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं आवेश का जो ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम होगा। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होगा, सेकंड होगा। तो कूलम पर सेकंड किसकी यूनिट है, कूलम पर सेकंड किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है कूलम पर सेकंड। वैसे कूलम पर सेकंड किसके बराबर होता है, याद रखना, एम्पियर के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट निकल के क्या आ गई, एम्पियर आ गई। इलेक्ट्रिसिटी का जो कांसेप्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, वो आप प्लेलिस्ट में जाके इस क्लास को पूरी तरह अच्छे तरीके से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है। और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है। और टाइम की ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड है। याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट वाला हो गया। ये जो कांसेप्ट है ये फिजिकल क्वांटिटी 6 हो गई। अब जो सातवीं फिजिकल क्वांटिटी है कौन सी है, बल, फोर्स के बारे में बात करते हैं। फोर्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। बल का जो फार्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बल का फार्मूला क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये रहा जो बल इसकी बात कर रहा हूं, मास इनटू एक्सेलरेशन। जनरली आपको पता होना चाहिए जो फोर्स है उसको डिफाइन कैसे करेंगे। फोर्स होता है किसी वस्तु को धक्का लगाओगे या किसी वस्तु को खींचोगे तो वो क्या कहलाएगा, उस वस्तु के ऊपर बल कहलाएगा, बल लगेगा। पुश एंड पुल, एनी ऑब्जेक्ट पुश एंड पुल क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा। और फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, बल की जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन होगी। अब हम बात करते हैं जो मास है और एक्सेलरेशन है वो बल का फार्मूला है। मास को क्या कहते हैं, द्रव्यमान, और एक्सेलरेशन को त्वरण। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण किसका फार्मूला है, बल का फार्मूला है। द्रव्यमान गुणा त्वरण किसका फार्मूला है, बल का फार्मूला क्या है, बल का फार्मूला है द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्लियर हो गया। बल का जो फार्मूला क्या निकल के है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, मास गुणा एक्सेलरेशन। द्रव्यमान की ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम है। और त्वरण की ऐसा यूनिट क्या है, त्वरण की ऐसा यूनिट मैंने आपको क्या बताई थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी आई है, त्वरण की आई है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी है, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन वाले कांसेप्ट में हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट आई है, बल की यूनिट आई है। और ये किसके बराबर होती है, न्यूटन के बराबर होती है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोबारा बता देता हूं, ध्यान से सुनना, थोड़ा डिफिकल्ट है। बल का जो फार्मूला क्या है, मास गुणा एक्सेलरेशन। तो मास की ऐसे यूनिट किलोग्राम होगी, एक्सेलरेशन की क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं। और बल की ऐसा यूनिट क्या आ गई, न्यूटन आ गई। समझ में आ गया होगा। बल का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन। और फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है, भौतिकी विज्ञान का जो पिता है वो भी किसे कहा जाता है, न्यूटन को कहा जाता है। और ये जनरल साइंस की क्लासेस चल रही है।
ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, रेलवे, लैब असिस्टेंट, जितने भी एग्जाम है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दाब, प्रेशर के बारे में। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। दाब का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। दाब का फॉर्मूला निकल के आएगा बल बटे क्षेत्रफल। बल, फोर्स को क्या कहते हैं? बल, और एरिया होता है क्षेत्रफल। जितने क्षेत्रफल पे, जितने एरिया पे जितना फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा? प्रेशर कहलाएगा। अगर किसी वस्तु का एरिया ज्यादा है तो बल क्या, प्रेशर क्या लगेगा? अगर किसी वस्तु का एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या लगेगा? अगर किसी वस्तु का एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या लगेगा? कम लगेगा। अगर किसी वस्तु का एरिया कम है तो प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। कैसे? आपको मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं। फोर्स बटे एरिया, फोर्स बटे एरिया आपको समझ में है? दाब डिवाइड बाय क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल, बल की ऐसा यूनिट क्या होगी? बल की यूनिट होगी न्यूटन। बल की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। और क्षेत्रफल की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट आई है? दाब की, प्रेशर की आई है। और प्रेशर की ऐसा यूनिट आपको पता होना चाहिए क्या होती है? पास्कल होती है। प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होगी? पास्कल होगी। और पास्कल को किससे डिनोट करते हैं? पीए से। पास्कल को किससे डिनोट करते हैं? पीए से। और जो पास्कल, एक पास्कल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन डिवाइड बाय 1 मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन डिवाइड बाय 1 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है पास्कल। और प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल है। और ब्लेज पास्कल वैज्ञानिक ने कैलकुलेटर बनाया था, आपको पता होना चाहिए। पास्कल वैज्ञानिक ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। आपको कंसेप्ट में आया? अब हम बात करते हैं दाब के बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रेशर में। आपको बता देता हूं, चलो आपको बता, जैसे ऊंट होते हैं, ऊंट होता है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहते हैं क्योंकि ऊंट है ना, उसके पैर गद्देदार होते हैं। ऊंट के जो पैरों का एरिया ज्यादा होता है, जिसके कारण उसके ऊंट के पैर होते हैं वो रेगिस्तान के अंदर धंसते नहीं है, अंदर नहीं जाते, क्योंकि उनका एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या लगेगा? कम। और ऊंट के पैर है वो उस मिट्टी के अंदर धंसेंगे नहीं। क्लियर होगी बातें? दूसरा एग्जांपल बताता हूं, जैसे दलदल में कोई व्यक्ति फंस गया। दलदल, दलदल क्या होता है? जिसमें कोई गहरा एरिया हो गया। अगर उसमें कोई व्यक्ति फंस गया तो क्या होगा? उसको लेटने की सलाह दी जाती है। क्यों? अगर वो खड़ा रहेगा तो वो ज्यादा धंसता जाएगा, क्योंकि अगर वो लेट जाएगा तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और एरिया ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर क्या लगेगा? कम लगेगा। एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या लगेगा? कम लगेगा। और एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। आपको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। दाब क्लियर हो गया। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आवृत्ति। ये एक साउंड का कंसेप्ट है, साउंड एंड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट है। इसका स्पेशल क्लास आएगा आगे। आवृत्ति की ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज, याद रखना। आवृत्ति है उसकी ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज, जिसको डिनोट करते हैं एचजेड से। किससे डिनोट करते हैं? एचजेड से डिनोट करते हैं हर्ट्ज को। और आपको पता होना चाहिए हर्ट्ज, हर्ट्ज ऐसे लिखा जाएगा, हर्ट्ज, याद रखना। आपको पता होना चाहिए जो ऑडिबल वेव होती है, जो सुनने की तरंगें होती है, ध्वनि तरंगों की बात कर रहा हूं, वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। आपको आवृत्ति के कंसेप्ट में आ जाएगी चीजें। ऑडिबल वेव क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ये मानव के जो कान है इनको अच्छी तरीके से सुन सकते हैं। ह्यूमन ईयर, मानव के जो कान है वो ऑडिबल वेव को सुन सकते हैं। ध्वनि तरंगें होती है, ऑडिबल वेव वो वेव होती है जिनको मानव कान आसानी से सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम होगी तो उसको क्या कहा जाएगा? अवसर्य तरंगें। 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको क्या कहते हैं? अवसर्य तरंगें। अंग्रेजी में बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव। क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। और उसके बाद में 20 हर्ट्ज से ज्यादा होगी, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी, उसको कहते हैं प्रासर्य तरंगें। अंग्रेजी में क्या होगा? अल्ट्रासोनिक वेव। अंग्रेजी में क्या होगा? अल्ट्रासोनिक वेव, प्रासर्य तरंगें। समझ में आ गया? ये ज्यादा कंसेप्ट इसमें आएगा आवृत्ति के कंसेप्ट में। याद रखना फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज। बहुत बार एग्जाम में आता है फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं पृष्ठ तनाव के बारे में। पृष्ठ तनाव क्या होता है? सरफेस टेंशन। कितनी फिजिकल क्वांटिटियां होंगी? 1 2 3 4 5 6, उसके बाद में 7 8 9, और उसके बाद 10 और 11 और 12, और उसके बाद में 13। लगभग मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी करवा दी। जैसे जैसे हमारा लेवल अप होगा वैसे वैसे आपको अलग अलग आगे आने वाले टाइम में साइंस की और भी जो एक्स्ट्रा जो फिजिकल क्वांटिटी है जिनका हाई लेवल है वो भी इस चैनल पे मिलेगी आपको। तो ये 13 हो गया ना, 13। अब हम बात करते हैं पृष्ठ तनाव के बारे में। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इस क्लास को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और अपना कमेंट में फीडबैक दें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध के बारे में, पृष्ठ तनाव के बारे में बात करते हैं। सरफेस टेंशन कहते हैं अंग्रेजी में। पृष्ठ तनाव को क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होगा? सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है बल बटे लंबाई। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है बल बटे लंबाई। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा? बल बटे लंबाई होगा, फोर्स बटे लेंथ। क्लियर हो गया? इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? बल की होती है न्यूटन और लेंथ की होती है मीटर। न्यूटन पर मीटर किसका यूनिट आ गया? सरफेस टेंशन का जो ऐसा यूनिट है वो क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर आएगा।
न्यूटन पर मीटर। बल की SI यूनिट क्या होगी? न्यूटन, और लेंथ की क्या होगी? मीटर। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, और रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होगी? ओम होगी। प्रतिरोध की जो SI यूनिट क्या होगी? ओम होगी। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है कोई भी बिजली गुजर रही है किसी भी सर्किट में, किसी भी सर्किट के अंदर अगर बिजली गुजर रही है, उसमें किसी प्रकार की रुकावट आ रही है, सर्किट बिजली का परिपथ की बात कर रहा हूं, जिसमें बिजली गुजर रही है उसमें रुकावट आ रही है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। और प्रतिरोध की SI यूनिट होती है, वो होती है ओम, और इसे ऐसे डिनोट करते हैं ओम को, ओमेगा बोलते हैं इसको, ओम। और ओम्स लॉ के बारे में, इसका इलेक्ट्रिसिटी का कांसेप्ट है उसमें डिटेल आ जाएगा। ओम्स लॉ क्या है? ओम का नियम। तो रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होगी? ओम होगी, याद रखना हमेशा के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कांसेप्ट है, वो कौन सा है? आवेश, चार्ज के बारे में बात करते हैं। चार्ज है, आवेश, आवेश की SI यूनिट क्या होती है? कूलम्स। मैंने इलेक्ट्रिक करंट के कांसेप्ट में ये बता दिया था, आवेश की SI यूनिट होगी कूलम। कूलम्स लॉ आता है, कूलम का नियम बिजली से रिलेटेड होता है, तो आवेश की SI यूनिट क्या होगी? कूलम्स होगी। तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य को अंग्रेजी में बोलते हैं वेवलेंथ, और वेवलेंथ की SI यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। वेवलेंथ की SI यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। और वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से, और लैम्डा एक लैटिन भाषा का शब्द है। ये 13 फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ में आई या नहीं आई? वेवलेंथ का कांसेप्ट समझ में आया? वेवलेंथ जैसे डेंजर सिग्नल ऑफ रेड कलर, डेंजर सिग्नल मेड ऑफ रेड कलर, जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो खतरे के निशान होते हैं, वो लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। क्लियर हो गया? अब आपको एक कांसेप्ट है। नेक्स्ट जो क्लास आएगी फिजिकल क्वांटिटी की, उसमें आपको डायमेंशन बताए जाएंगे, डायमेंशंस फॉर्मूले होते हैं, उनके बारे में ये क्लास आएगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।